topic is language development and early childhood. I would like to call respected Bina and continue. Thank you. Good morning, all of you. हम लोग आज ऑफलाइन क्लास करेंगे। आज का टॉपिक है लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। बच्चों में भाषा का विकास। बच्चों में भाषा का विकास कैसे कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। बच्चा जब जन्म लेता है, जब वह नवजात होता है, छोटा होता है, शिशु के रूप में, बच्चे के रूप में जब बच्चा का नवजात शिशु का जन्म होता है तो वह बिना भाषा का ही जन्म लेता है। और उसका भाषा क्या होता है? रोना। रोने की आवाज़ आती है बच्चे के जन्म लेने के साथ। लेकिन जब वह 10 या 11 महीने का होता है तो बस कुछ सुनी हुई बातों को उसको तोड़ करके किसी तरह उसको कोशिश करता है बोलने का। वह अलग अलग ध्वनियों को तोड़ करके, जैसे उसको पानी बोलना है तो पहले पा करेगा, मतलब वह सुनी हुई बातों को तोड़ करके वह समझना शुरू कर देता है, कोशिश करता है कि हम भी। और भाषा सीखने का सबसे बड़ा क्या है? माँ। अपने माँ की गोद में ही सीखता है। बालक बच्चे में भाषा विकास का सबसे पहले माँ के द्वारा आता है, फिर वह परिवार से सीखता है और उसके बाद समाज और विद्यालय में आकर के भाषा का विकास करता है। तो भाषा विकास, स्कूल जाने से पहले बालक भाषा ज्ञान का विकास, उनके बौद्धिक विकास का सबसे अच्छी कसौटी है। स्कूल जाने से पहले वो बहुत सारी बातों को सीख लेता है। जब बच्चा नर्सरी में उसका नामांकन होता है तो उससे पहले उसमें बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में आ जाता है और उसे बोलने का, उसमें बहुत सारी बातें उनके दिमाग में आ जाती है कि हमें क्या बोलना है। और शिशुओं में भाषा विकास का 3 चरण बताया गया, मतलब 3 स्टेज, 3 चरण में भाषा विकास होता है। पहला है शैशवावस्था। जब बच्चा शैशवावस्था में रहता है, मतलब जब उसको कोई चीज़ का ज्ञान नहीं रहता है, अचेतावस्था में रहता है, उसको कोई भी भाषा क्या अच्छा है क्या खराब है, उसको कोई चीज़ का मतलब बिल्कुल उसका दिमाग जो है क्लियर रहता है, साफ रहता है एक शब्द। और जब बालक जन्म लेता है उसमें वो सिर्फ बोलता है। 10 माह की अवस्था में शिशु पहला शब्द बोलता है, जिससे वह बार और उसी पहले शब्द को वह बार बार दोहराने की कोशिश करता है। 1 वर्ष तक बालक की भाषा समझना कठिन होता है। 1 वर्ष तक की बच्चे की भाषा को समझना दूसरों के लिए क्या, माता पिता के भी कठिन होता है। बच्चा क्या बोल रहा है, क्या चाह रहा है। तो स्मिथ ने शैशवावस्था में भाषा के विकास के क्रम का परिणाम इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि जन्म से 8 माह तक, जन्म से लेके 8 महीने तक बच्चा मतलब कुछ भी नहीं बोलता है। उसका बोलने की जो है वह 0 अवस्था में, मतलब कुछ भी नहीं, 8 महीने तक वो कुछ भी नहीं बोल पाता है। और 10 माह से 12 माह तक, तो 10 महीने से मतलब 1 साल तक में वह 1 से 2 या 3 शब्द तक बोलता है। बस 1-2 शब्द कुछ मतलब उसके मुंह पे आता है, उसी बात को बार बार बोलता है। फिर 1 वर्ष से 1.5 वर्ष तक पर 1 से 20 शब्द या ज़्यादा 23 शब्द को ही सीख पाता है। छोटी छोटी बात को सीखता है और उसी को बोलता है। और 1.5 वर्ष से 2 वर्ष तक वह 118 शब्द तक, 1 से 118 शब्द या 223
13 शब्द तक वह बोल लेता है 1.5 वर्ष से 2 वर्ष तक के अवस्था में। जैसे जैसे बच्चा मतलब धीरे धीरे बड़ा होते जाता है वह उसके अंदर भाषा का विकास होने लगता है, वह उनमें शब्दों का ज्ञान भी बढ़ने लगता है और 1.5 वर्ष 4 वर्ष तक वह करीब 1550 शब्द सीख लेता है बोलने के लिए, बड़ा बड़ा शब्द भी वह बोल लेता है और 5 वर्ष तक में वह 2078 शब्द सीखता है। ये मतलब उनका मतलब एक आंकड़ा है बच्चे का कि कैसे कैसे बच्चे में डेवलप हो रहा है भाषा का। और उसके बाद 6 वर्ष की आयु में वह 2565 शब्द ऐसा भी होता है कठिन शब्द सबको भी वह सही ढंग से बोल लेता है। तो ये है शैशवावस्था में भाषा का विकास, कैसे कैसे उसमें भाषा का विकास होता है। शैशवावस्था के बाद बच्चा आता है बाल्यावस्था में, एकदम 5 साल के उम्र के बाद जो बच्चा का होता है वह बाल्यावस्था का उम्र होता है। और बाल्यावस्था में भाषा विकास जो है आयु बढ़ने पर बालकों में सीखने की गति जो है वह तेजी से बढ़ने लगता है। 5 साल के बाद से बच्चे में जो है वो बोलने की जो गति है वह तेजी से बढ़ने लगता है, तेजी से आती है। और फिर एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट है सिसोर ने अपने भाषा विकास से संबंधित निम्नलिखित तालिका प्रस्तुत किया है। जैसे 4 वर्ष की आयु में वे 5600 शब्द सीख लेते हैं। 4 वर्ष की आयु में बच्चा करीब 5600 शब्द का मतलब उनके अंदर बोलने की क्षमता हो जाती है। और 5 वर्ष में वह 9400 शब्द आराम से बोल लेते हैं। 7 वर्ष में 21200 शब्द और 8 वर्ष में 26400 शब्द बोलते हैं। और 10 वर्ष के अवस्था पहुँचते पहुँचते उसमें 34300 शब्द बोलने की क्षमता आ जाती है। इस तरह आयु बढ़ते बढ़ते बच्चे में बोलने का भाषा सीखने की क्षमता प्रबल होती जाती है, वह तीव्र गति से बढ़ती जाती है। और फिर उसके बाद तीसरा चरण आता है किशोरावस्था। किशोरावस्था में भाषा विकास जो है वह सबसे अधिक होता है, सबसे ज़्यादा भाषा का विकास होता है किशोरावस्था में। शैशवावस्था में बहुत जन भाषा कुछ भाषा सीखता है और उसी को दोहराता है और थोड़ा करके विकास होते रहता है। फिर बाल्यावस्था में भाषा की सीखने की जो गति होती है वह प्रबल हो जाती है। जो बातें उसको नहीं बोलने का होता है उसको भी वह कोशिश करता है कि हम बोले, बार बार वह दोहराता है, चाहे उसकी आवाज़ स्पष्ट न हो, दूसरी आवाज़ में ही बोले, लेकिन वह बोलने का कोशिश करेगा। और किशोरावस्था में आकर के उसका शब्दकोश हो जाता है, वह बहुत ज़्यादा भाषा का ज्ञान उसके दिमाग में आ जाता है। तो शब्द के उच्चारण के प्रति भी वे सचेत हो जाते हैं कि किस शब्द का उच्चारण किस तरह से होना चाहिए। शब्द के उच्चारण के प्रति भी उसका ज़्यादा मदद करता है कि हम गलत शब्द का प्रयोग नहीं करें। और व्याकरण का दोष, व्याकरण का जो त्रुटि होती है, बाल्यावस्था में व्याकरण में दोष आता है और उस समय यह नहीं जानता है कि हम शुद्ध बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। लेकिन जब किशोरावस्था में आता है तो उसे बोलने की क्षमता जो प्रबल हो जाती है और साथ साथ क्या होता है उसका व्याकरण भी पकड़ में आ जाता है। किस का हम कैसे प्रयोग करें, उसको व्याकरण का दोष जो होता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग एकवचन बहुवचन जो भी व्याकरण का मनज्ञ है दोष उसका खत्म होने लगता है किशोरावस्था में। कल्पना शक्ति व चिंतन शब्द का प्रभाव भाषा विकास पर पड़ता है और उसके बाद वह कल्पना की दुनिया में चला जाता है किशोरावस्था में। और उसका मस्तिष्क जो है वह चिंतन करने लगता है, किसी चीज पर वह थिंक करता है, विचार करता है और उस पर भी उसका भाषा का प्रभाव पड़ता है। भावुकता का मिश्रण होने लगता है, अपने भाव को प्रकट करता है, कोड वर्ड का उपयोग करने लगता है। कुछ ऐसे शब्द का कि जो कि सब नहीं जाने और जिससे हम बात करते हैं एक ऐसा कोड वर्ड तैयार कर लेता है, वह आपस में बात भी करेगा तो दूसरे को पता भी नहीं चलेगा। अगर कोई किसी का सामने वाले का कोड वर्ड रख दिया है और उसके बारे में भी वह एक उसके ऊपर कोड वर्ड का यूज करने लगता है। तो किशोरावस्था एक ऐसा अवस्था है जिसमें उसमें भाषा का जो है वह सही तरीके से, बाल्यावस्था में भाषा का विकास तीव्र गति से होता है और किशोरावस्था में जो है वह भाषा के प्रति सचेत हो जाते हैं।
भाषा विकास का दो चरण है, मतलब दो स्टेज है, दो चरण है भाषा विकास का। एक है पूर्व भाषा विकास और दूसरा है उत्तर भाषा विकास। उत्तर मतलब है बाद वाला, पूर्व मतलब पहले और उत्तर मतलब बाद वाला। तो पूर्व में सबसे पहले भाषा का विकास कैसे होता है? तो रुदन, इसका पहला है रुदन। रुदन मतलब है रोना। सबसे पहला भाषा है बच्चे का क्या? रोना। वह रो करके ही अपनी भाषा को व्यक्त करता है। व्याकरण में भी है कि भाषा 3 प्रकार का होता है। अब तो 2 ही आ गया है, एक को हटा दिया गया है कि मौखिक, लिखित और सांकेतिक। तो ये रुदन जो है ये सांकेतिक भाषा है। तो भाषा का सबसे पहला पॉइंट है रुदन। बच्चा रो करके अपनी बातों को व्यक्त करने का कोशिश करता है। और उसके बाद दूसरा है जो भी उसको अपनी जरूरत करती है या कोई चीज का उसको कष्ट है बच्चे को, तो वह रो करके बच्चा रोता है तो पता चलता है इसको भूख लगी है या और कोई कारण होता है, कहीं बार बार रो क्यों रहा है, इसको क्या प्रॉब्लम है। अगर फिर समझ में माता पिता को नहीं आता है तब डॉक्टर से परामर्श लेते हैं कि आखिर इतना ही रोता क्यों है, इसका रोने का कारण अगर नहीं समझ में आता है उसके पेरेंट्स को, उसके परिवार वालों को, तो फिर डॉक्टर की सलाह लेते हैं। तो वह रो करके ही अपनी सुख दुख जो भी उसको कष्ट है उसके अंदर वह रो करके ही प्रकट करता है। फिर उसके बाद होता है विस्फोटक ध्वनियों में, मतलब सुतला करके बोलना, छोटी छोटी बातों को सुतला करके बोल करके वह अपनी भाषा को प्रकट करता है। और मतलब अपना जो भी कुछ होता है अगर स्पष्ट नहीं निकलता है तो छोटी छोटी भाषा में सुतला करके अपनी भाव को प्रकट करता है। फिर तीसरा है हाव भाव। हाव भाव से व्यक्त करता है, जैसे उसको भूख लगती है तो ऐसा अपना हाव भाव प्रकट करेगा। अगर और कोई चीज़ का उसको अगर सामने का वस्तु उसको पसंद है तो बार बार उसको अपना व्यक्त करेगा ताकि पेरेंट भी समझ लेते हैं उसको इस चीज़ का जरूरत है और उस चीज़ की ओर ज़्यादा ध्यान देने का है। तो हाव भाव से अपनी भाषा को प्रकट करते हैं। ये पूर्व भाषा का मुख्य बिंदु सब है। उसके बाद है सामयिक अभिव्यक्ति। फिर अपना विचार को किसी का संवेग के द्वारा, अपने भाव के द्वारा वो व्यक्त करता है। और उसके बाद दूसरा है भाषा विकास का दूसरा चरण है उत्तर भाषा विकास। तो उसमें आता है दूसरों की भाषा को समझना। इसमें बच्चे क्या करते हैं कि दूसरे की भाषा को समझने का कोशिश करते हैं कि दूसरा क्या बोल रहा है, हम उसको समझने की इसमें समझने का ज़्यादा मतलब उसमें प्रवृत्ति आदत है। दूसरे की भाषा को समझने का वो कोशिश करता है कि सामने वाला में क्या बोल रहे हैं, क्या हमको कह रहे हैं, वह समझने का कोशिश करता है। उसके बाद दूसरा है इसमें शब्दों या वाक्यों का संगठन। बच्चा जब जैसे जैसे बड़ा होता है वह शब्द को वाक्य में बदलने का कोशिश करता है। जैसे पानी तो सीख गया, पानी का क्या काम होता है, क्या वो करेगा पानी से, तो वह दूसरे चरण में आकर के वह कहेगा पानी चाहिए, मुझे पानी दो। ऐसा करके वह मतलब शब्द को वाक्य में परिवर्तन करता है। पहले जैसे पाप पाप करता है फिर वह पानी बोलता है, इसमें दूसरे चरण में आकर फिर तीसरे में जब आता है तो फिर क्या होता है, वह पानी को वाक्य में बदलता है कि पानी का उसको आवश्यकता है, उसे प्यास लगी है, वह पानी मांग रहा है। तो दूसरों की भाषा को समझना और भाषा को समझ करके फिर उसको वाक्य में व्यक्त करना, वाक्य में बदलना, वाक्य में बोलना। और उसके बाद है भाषा विकास का स्वामी और भाषा विकास पर उसका अधिकार हो जाता है। हम अब स्कूल में भी होता है कि कुछ बच्चा क्या होता है कि जब एडमिशन करवाने के लिए आता है तो बच्चा बिल्कुल जरा समा रहता है, छोटा सा बच्चा रहता है, स्कूल का माहौल आता है, उसको लगता है कि अब मेरा यहाँ एडमिशन हो जाएगा तब हम मम्मी पापा छोड़ के आपको यहाँ रहना पड़ेगा। तो बच्चा क्या होता है अपना नाम जानते हुए भी क्या होता है वो बोलता नहीं, वो चुप रहता है। कभी कभी ऐसा लगता है तो उसको बुलवाने के लिए क्या होता है कि उसके नाम का दूसरा नाम लेकर के क्या तुम्हारा ये नाम है वो नाम है, तो बच्चा खुशी मिलाए। और जब होता है क्या ये मेरा नाम, तो बच्चा फिर तब स्वतः अपना नाम बता देता है कि मेरा नाम ऐसी है, आयुष है, कुछ भी वैसा मतलब जब सही नाम लेगा
ये आ गया पूर्व भाषा विकास। अब उत्तर भाषा विकास में क्या होता है, भाषा विकास का स्वामित्व करता है उस पर अपना अधिकार, कि भाषा पे अधिकार रहता है कि हम इतने भाषा को बोल सकते हैं, मेरा भाषा पे अधिकार हो गया है। बड़े बच्चे का जब एडमिशन करवाना होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बच्चा सोता है सब कुछ एक वाक्य से पूछे, ये सब पूछे, वो सब बता देता है। लेकिन छोटे बच्चे में विकास करवाना पड़ता है, तो इसी तरह से उसमें अपने भाषा पर अधिकार हो जाता है। और उसके बाद फिर वह शब्दावली का निर्माण भी करने लगता है, कैसे शब्द का निर्माण करें, कैसे शब्द का विश्लेषण करें, और फिर वह उच्चारण भी उससे सही उच्चारण करने लगता है। तो बच्चों में भाषा का विकास उनके व्यक्तित्व के लिए बहुत जरूरी है। भाषा का विकास बच्चों के व्यक्तित्व के लिए बहुत जरूरी है। अगर बच्चों में भाषा का विकास नहीं होगा तो उसका व्यक्तित्व में भी विकास नहीं होगा। बच्चों में भाषा का विकास उनके बात करने, भावनाओं को व्यक्त करने और दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता के लिए यह बहुत जरूरी है। उसे बात करने का तरीका, दूसरे की बात को समझने की क्षमता, और फिर बात कैसे वह उस बात को, भाषा का विकास करेगा, तो ये उसके लिए बहुत जरूरी है। और भावनाओं को, अंदर की भावनाओं को समझने की क्षमता भी बच्चों में आ जाती है भाषा विकास के द्वारा। यह सोच को विकसित करने, किसी समस्या को सुलझाने और रिश्तों को विकसित करने के लिए और रिश्तों को बनाए रखने के लिए भाषा विकास बहुत जरूरी है। यह भाषा विकास जो है वह बच्चों को उनके वस्तुओं को समझने और आनंद लेने को सिखाता है। छोटे बच्चे को भाषा जो है, किसी वस्तु को लेना, उससे आनंद प्राप्त करना, यह भाषा विकास ही सिखाता है। बच्चों की भाषा विकास जो उसकी साक्षरता में महत्व देता है। अगर साक्षरता में उसको आगे क्या जाता है तो उसमें भाषा का विकास उसके लिए सबसे बहुत जरूरी है। और भाषा ही बच्चों का वह पहला कदम है जो उसे आगे बढ़ाने में सक्षम होता है। उसे भाषा ही जो आगे बढ़ाने का कोशिश करता है। अगर बहुत कुछ उसके दिमाग में और वो बोल ही नहीं पा रहा है तो वह अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए भाषा विकास जो है बच्चे को आगे बढ़ाने में भी बहुत मदद करता है। अब है कि बच्चों की भाषा का विकास करें कैसे बच्चों की भाषा में विकास किया जाए। इसके लिए क्या होता है कि बच्चों में भाषा विकास को प्रोत्साहित करने का सबसे अच्छा तरीका है बच्चों को मनपसंद वस्तुओं के बारे में अधिक से अधिक जानकारी देना। उसमें यह देखना है कि बच्चे को क्या चीज, छोटा बच्चा जब आता है उसके ऊपर यह देखना चाहिए, फोकस करना चाहिए बच्चे के ऊपर कि बच्चा को क्या सबसे ज़्यादा पसंद है, और उसके बारे में उसके पेरेंट्स को या वर्ग में शिक्षक को उसके प्रति सजग रहना चाहिए। उसके बाद छोटे छोटे बच्चे की क्लास में या प्रोत्साहित उसको करना चाहिए कि तुम्हें क्या चीज़ पसंद है, उसके बारे में बार बार बात करें। हो सकता है वो नहीं बोल पा रहा है तो फिर उसको बोलने का प्रयत्न भी करेगा। माता पिता को भी बच्चों पर ध्यान देने से माता पिता को भी अधिक सचेत होना पड़ता है बच्चे की, और उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं है इसका ध्यान देना पड़ता है। उनके इशारों को भी समझना पड़ता है। बच्चे के इशारों को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बच्चा इशारा कर रहा है तो वह कुछ ना कुछ हमको क्या कर रहा है, बोल रहा है। ये घर में भी होना चाहिए और विद्यालय में भी। तो बच्चा संकोच डर के भय से टीचर के सामने अपनी बात को छोटे छोटे बच्चे नहीं रख पाते हैं, लेकिन उसका कुछ हाव ऐसा आता है, कुछ कहना चाहता है तो शिक्षक को उसके पास जा करके उसको करीब बुला करके उसके इशारों को समझना चाहिए कि आखिर उसके मन में क्या है, वह क्या करना चाह रहा है। और यह भी ध्यान देना चाहिए कि किस बातों का ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी रखते रहे। और सबसे बच्चों में भाषा विकास के लिए उससे बात करें, उससे बात करने का अपना समय दें बच्चे को। घर में भी बच्चे के अभिभावक को चाहिए कि हम बच्चे से ये नहीं
हटा दिए या छोड़ दिए, नहीं, उसे बात करने का ज़्यादा करना चाहिए। क्लास में भी बच्चे से ज़्यादा बात करें तो बच्चे का बौद्धिक क्षमता जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा और उसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की कोशिश करें, जिससे वो आपसे ज़्यादा बात करने की, बच्चे भी जब आपसे ज़्यादा बात करने की कोशिश करेगा, बच्चा भी सोचेगा कि नहीं, हमसे बात करने के लिए चाहते हैं तो हम भी उनसे बात करें। और जब आप बात करना खत्म करेंगे तो उसे बोलने का मौका, जब आप बात करते हैं उससे तो उसे भी बोलने का मौका दें कि वह भी कुछ आपको बोलने का मौका दें और उससे जवाब क्या प्रतीक्षा करें। अगर उससे हम कुछ प्रश्न पूछें तो हम प्रतीक्षा करें कि वह हमारी बात का कुछ जवाब दे। आपके इस व्यवहार से बच्चों में भाषा के विकास का बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बच्चा में बौद्धिक क्षमता आएगी, वह कहीं भी 2 लाइन स्पष्ट रूप से बोल सकता है। कहीं कुछ भाषा का किशोरावस्था में भी होता है कि बच्चे में व्याकरण का दोष बहुत ज़्यादा रहता है, तो उस जगह उसको सचेत करते हैं कि देखो बेटा, तुम्हारा सब कुछ ठीक है लेकिन बोलने का जो लैंग्वेज है उसमें थोड़ा सा अगर तुम व्याकरण दोष है उसमें थोड़ा सा सुधार करोगे तो अच्छा होगा। तो व्याकरण पे भी ध्यान देना है। तो ये सब है भाषा का विकास। भाषा के विकास से ही बालक में बौद्धिक क्षमता अधिक होगी। और इस विषय पर हम अपने विद्यालय के एक पुराने शिक्षक हैं और अनुभवी हैं, विमल ठाकुर को हम Good morning to all of you. Good morning. Today we assembled here for the offline training session, and the topic is language development in early child. So first, you have to understand the nature of child. So, first of all, I want to say that we are human beings, and all the activities of human beings controlled by our brain. So what is the role of brain? This development, language development is related to brain. And before this session, we were assembled here for cognitive development, and in that day we discussed about cognitive development, sankhyanatmak, how to receive knowledge from the environment, from teachers. So brain is a part of our body which control all the activities. So how brain develops? So I'm telling about the brain first. A very few introduction, not much, very little introduction about brain. So our brain has 3 parts: forebrain, midbrain, and hindbrain. Forebrain is divided into 2 parts, that is diencephalon and cerebrum. Cerebrum is the
biggest part of our brain, and cerebrum is known as control system of our body. Everything controlled by the cerebrum. And cerebrum is also divided into lobes. First, cerebrum is divided into two hemispheres, left hemisphere and right hemisphere. So our left hemisphere, left side, right and left, two hemispheres are there in our cerebrum. So language development is controlled by left side, left cerebrum. Language development means you learn different languages in class, English, Hindi, as per the situation or as per the locality. One person can learn many languages. So our left side, left hemisphere, it is the part of language development. And since childhood, from beginning, brain is started to work, but gradually. So I am discussing here how the gradual development of brain will start work after birth, and what are the stages, in which stage child learn the things. So second part, that is right hemisphere, and right hemisphere is called creative brain. Left side, develop language. We learn many languages, how to speak English, how to speak Hindi, as per the practice. And right part, it is related to creativity. We just create something during school period, from pre-school, that is called kindergarten, nursery, LKG, UKG. Before nursery, LKG, UKG, yes, pre-KG, that is nowadays play school is there. Montessori, play school. Play school started to take the children after 2 years. But there is no need to teach the children in that stage. So in preschool, it is basically activity based. How to sit, how to speak, how to obey the leaders. So these are the part of pre-primary. So brain is started to work from childhood, from very early, and how it start work. If we go through our society or home, in our home also, if we observe a child, then we can see the gradual development of the children. So मैं आपको अब यहाँ पर से स्टेज वाइज लेकर चलना चाहूँगा कि कैसे बच्चों में इस तरह का विकास होता है। इसके पहले मैं आपको ब्रेन से रिलेटेड जो बातें बता रहा हूँ, उसमें मैं और कुछ जोड़ना चाहूँगा कि हमारा जो ब्रेन है वो कैसे काम करता है। वातावरण में 5 स्टिमुली
5 स्टिमुली जिसका कि हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, स्टिमुली का रिस्पॉन्ड। तो 5 चीजें होती है वातावरण में, लाइट, साउंड, टेस्ट, टच और स्मेल। इसके लिए हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो पर्टिकुलरली रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन को। तो इसके लिए हमारे शरीर में एक नर्वस सिस्टम होता है जो नर्व्स का बना हुआ होता है, स्पाइनल कोड और ब्रेन। तो वातावरण के स्टिमुली को अलग अलग तरह के नर्व रिसीव करते हैं और रिसीव करने वाला जो नर्व होता है वो सेंसरी नर्व कहलाता है। तो सेंसरी नर्व रिसीव्स द इंफॉर्मेशन, रिसीव्स द इंपल्सन, दैट इज सिग्नल। मोबाइल वर्क कैसे करता है? मोबाइल फोन, हम कुछ भी बात करते हैं तो उस बात को, उस साउंड एनर्जी को इंपल्स में कन्वर्ट करता है और फिर इंपल्स वेव में कन्वर्ट करता है और वेव के माध्यम से वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। जस्ट लाइक हमारा बॉडी भी इसी तरह से लाइट का, साउंड का, टेस्ट, टच और स्मेल का, जो भी वातावरण की ये 5 स्टिमुली हैं उसको रिसीव करता है सिग्नल के रूप में। और हमारे स्किन में हर जगह ये न्यूरॉन सेल, जिसको सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं, उसको रिसीव करता है, उसको ले जा करके थ्रू स्पाइनल कोड ये ब्रेन में चले जाते हैं। और ब्रेन से जो मैसेज आएगा कि व्हाट टू डू, करना क्या है। सपोज किसी ने आपके आंख पर तेज लाइट टॉर्च जला दिया तो आप आंख बंद कर लेते हैं। तो कौन देता है इंफॉर्मेशन आंख बंद करने का? तेज साउंड में कान बंद कर लेते हैं। अगर स्मेल गंदी आए तो नाक बंद करते हैं। इस ऑर्गन को कंट्रोल ब्रेन करता है। उधर से मोटर न्यूरॉन ब्रेन से मैसेज को लाता है और ये मोटर न्यूरॉन इफेक्टर, यानी ऑर्गन्स हमारे जो होते हैं वो इफेक्टर होते हैं और न्यूरॉन जो होता है वो रिसेप्टर होता है। तो इफेक्टर को रिसीव करते हैं, इस इफेक्टर को डायरेक्शन देते हैं कि क्या करना है। सपोज कि चल रहे और कांटा गड़ जाता है, कांटा चुभ जाता है, तो हम ये वेट नहीं करते, तब उस टाइम की ब्रेन हमारा इंफॉर्मेशन देगा, तब पैर खींचेंगे, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसको रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। तो ये सब डेवलपमेंट जो होता है ये अचानक से उम्र बढ़ने के बाद एक ही बार में नहीं हो जाता है। ये धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से ग्रेजुअली डेवलपमेंट बचपन से होता है। तो मोटर न्यूरॉन जो होता है, जो कि ब्रेन से मैसेज को ऑर्गन तक लाता है, जब बच्चा जन्म लेता है उस टाइम उसका मोटर न्यूरॉन उतना डेवलप नहीं होता। इसीलिए आप देखिएगा कि छोटे बच्चे को अगर आप कुछ डरने वाली चीज भी दिखा देंगे उसको कोई असर नहीं। बच्चा जब बड़ा होता है ना, आप उसको सांप दिखा दीजिए या कुछ ऐसा चीज जो डरावना हो वो आप दिखा दीजिए तो बच्चा डर जाता है, क्योंकि तब उसका मोटर नर्व एक्टिव हो जाता है। लेकिन जन्म से ही मोटर एक्टिव नहीं होता। मोटर नर्व का एक्टिव होना, अब बच्चा एक्शन में आने लगा। हमने उसको कुछ डरावना फिगर दिखाया, बच्चा डरता है। कोई अच्छी चीज दिखाए, बच्चा हंसने लगता है, खुश हो जाता है। ये सारा सेंसेशन जो है वो ब्रेन भेजता है ऑर्गन को, और ये जन्म के साथ ही शुरू नहीं होता है, धीरे धीरे डेवलप होता है मोटर नर्व का डेवलपमेंट। तो ये जो स्टेजेस होते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट का, ये किस तरह से होता है। सबसे पहला स्टेज जो है वो फर्स्ट स्टेज है बर्थ। जब बच्चे जन्म लेते हैं उस समय उसके पास जो जरिया होता है अपनी बात को बताने का, वो है उसका रोना, क्राइंग। फर्स्ट सेंसेशन, ब्रेन मोटर नर्व उस समय उतना एक्टिव नहीं रहता है, इसलिए रोने की जो क्रिया होती है क्राइंग, जन्म के बाद
से लेकर के लगभग 1.5 महीने तक की अवस्था, 1.5 से 2 महीने तक बच्चा रो कर ही अपनी बात को बता पाता है। जैसे बच्चे को उस समय भूख लग जाती है तो उसको भूख का एहसास होता है। इतना छोटा बच्चा उस समय अपनी माँ और पिता और रिश्तेदार की पहचान उसको नहीं होती। वो रो कर अपनी संवेदना व्यक्त करता है। उसको भूख लगेगी तो रोएगा। इसके पहले भी इस पर चर्चा हुई थी, अगर वो गीले कपड़े पर है तो रोएगा। रो कर अपनी बात करता है। तो ये पहला स्टेज होता है जिसको क्राइंग, बर्थ के समय से 6 सप्ताह। लेकिन 6 सप्ताह के बाद बच्चे का जो सेकेंड स्टेज आता है उसको बोलते हैं क्वीन। क्वीन यानी कूकना। इस स्टेज में 6 सप्ताह के बाद बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ स्वर वर्ण का इस्तेमाल कर पाते हैं। आ ई व्यंजन वर्ण उस समय तक वो कुछ नहीं बोल पाते, सिर्फ स्वर वर्ण। आवाज निकालना शुरू होता है उसका 6 सप्ताह के बाद से। वो आवाज निकालने लगता है, कुछ कुछ बोलने लगता है, लेकिन स्वर वर्ण। ध्यान दीजिएगा, किसी छोटे बच्चे का इस तरह का डेवलपमेंट होते समय तो आप देखिएगा कि स्वर वर्ण जो मीनिंग फुल भी नहीं होता है, इस तरह का साउंड निकालता है। तो ये 6 सप्ताह से लेकर के 6 महीने तक की अवस्था सेकेंड स्टेज होती है बच्चों। 6 मंथ तक वो इसी तरह से कुकिंग करे, क्वीन। फर्स्ट क्राइंग, सेकेंड क्वीन। और जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तब जो थर्ड स्टेज आता है उसको बोलते हैं बैबलिंग। बैबलिंग मतलब बलबलाना। अब बच्चा क्या करता है कि स्वर वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण को भी ऐड करना सीख जाता है। तब वो कोई व्यंजन वर्ण वाला शब्द बोलना शुरू करेगा, लेकिन एक ही अक्षर वाला शब्द, पा पा पा, इस तरह का शब्द शुरू कर देगा। पा 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 करेगा तो लोग बोलते हैं कि बच्चा बोलना शुरू कर रहा है, पापा पापा शुरू कर रहा है। कोई बच्चा का, कोई माँ, कोई माँ, तो एक वर्ड शुरू करता है। ये 6 महीने से स्टार्ट होता है। इस समय वो सिंगल सिलेबल वाला वर्ड, सिलेबल भी मतलब जिसमें कम से कम एक वॉवेल जरूर हो, ऐसा वर्ड वो शुरू करता है, सिंगल सिलेबल। यानी स्वर के साथ व्यंजन वर्ण को 6 मंथ के बाद ऐड करना शुरू कर देता है। और तब आता है चौथा स्टेज, जो 1 साल से लेकर 1.5 साल तक का स्टेज कहलाता है। और इसमें अब वो 1 वर्ड स्टेज कहलाता है। फोर्थ स्टेज 1 वर्ड स्टेज। अब ये शब्द बनाने लगता है, अक्षर से शब्द पे चला आता है। जैसे पापा, मामा, और वो इंडिकेट करने लगता है। पानी प्यास लगती है तो मम, इस तरह का शब्द वो इंडिकेट करता है। यानी अब आप समझिए कि उसका मोटर जो नर्व है वो डेवलप शुरू हो गया। शुरू में मोटर नर्व डेवलप नहीं था तो वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। अब वो आपको इंडिकेट करने लगता है कि पानी प्यास लगेगी तो वो मम, मम्मा, इस तरह का शब्द शुरू कर देता है। छोटा छोटा शब्द, एक वर्ड वाला शब्द। तो इस स्टेज से अब यहाँ पर पेरेंट्स का एक रोल है। पेरेंट्स को क्या चाहिए कि वो बच्चे से खूब बात करें, भले वो मीनिंगफुल नहीं हो, भले उसकी बात आपको समझ में नहीं आ रही हो, वो क्या बोल रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है। हम भी जो बोल रहे हैं वो नहीं समझ रहे, लेकिन उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा बात करना। बात करने से उसका प्रैक्टिस शुरू हो जाता है, बोलने का प्रैक्टिस। जीभ, तालु, कंठ
इसका आपस में कॉम्बिनेशन सेट होने लगता है जिससे शब्द निर्माण शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसे स्टेज में आप देखिए आजकल का फैशन, अब मैं बताता हूँ थोड़ा सा, मैं एक चौथे स्टेज पर आकर थोड़ा सा रुकना चाहता हूँ। आजकल के जो पेरेंट्स होते हैं, जो स्मार्ट पेरेंट्स हैं, जिनके पास समय नहीं है बच्चों के साथ बात करने का, तो वो क्या करते हैं, हम सभी देखते हैं पड़ोस में भी, घरों में भी, कि बच्चे को जब भूख लगती है और बच्चा खाना नहीं खा रहा होता है तो बड़े गर्व से पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरा बच्चा मोबाइल देख करके ही खाता है, बिना मोबाइल देखे वो खाता ही नहीं है, एक कौर भी नहीं खाता, और ये बोलकर गर्व महसूस भी करता है। और ये सबसे बड़ी भूल है। जिस स्टेज में गार्जियन को बच्चों के साथ खूब बात करनी चाहिए बेवजह, उस स्टेज में आकर बच्चे खाना नहीं खा रहे, एक मोबाइल उसके हाथ में पकड़ा करके उसका दिमाग डाइवर्ट कर दिया मोबाइल की ओर, बच्चा मोबाइल में कुछ समझ भी नहीं रहा है, उतनी उसका जो है दिमाग जो है उसका उतना डेवलप नहीं हो पाया कि उसमें जो भाषा बोली जा रही है वो उसको समझ लेगा। वो लाल हरा पीला कुछ नाचता हुआ देखता है, उसके प्रति उसको अट्रैक्शन होता है और वो मोबाइल को छीन करके हाथ में ले लेता है, वो कुछ नहीं समझता, तो भाषा का ज्ञान उसको कहाँ से हो जाएगा अपने कम में। आप देखिएगा 3 महीने का बच्चा भी मोबाइल पकड़ लेगा, शांत हो जाएगा, बच्चा शांत हो गया, उसका दिमाग डाइवर्ट कर लिया दूसरी ओर, और अब आप उसको खिला रहे हैं तो वो खाता चला जाता है। बच्चे को नींद नहीं आती है, मोबाइल दे देते हैं आप, बच्चा मोबाइल लेकर के धीरे धीरे सो जाता है। ये जितनी भी चीजें हैं, इस तरह के माहौल में जो बच्चे डेवलप होते हैं वो बच्चे आगे चलकर उनमें भाषा का विकास नहीं हो पाता है। अब हम थोड़ा सा पहले लेकर चलना चाहेंगे हम लोग की अपने बचपन की ओर। माँ दादी लोरी सुनाती थी सुलाने के लिए, खाना खिलाने के लिए कई टेक्निक्स लगाती थी। इतना सारा एक जगह खाना रखा हुआ है, बच्चा उसको नहीं खाना चाहता था तो छोटा छोटा वाइट बना के कौवा, मैना, तोता, लो इस बार कौवा, इस बार मैना, छोटा छोटा वाइट उसको खिलाते थे, पहलाते थे। नींद नहीं आ रही है तो लोरी सुनाया करते। अब लोरी गायब है। पेरेंट्स सबका सॉल्यूशन मोबाइल फोन है, छोटे से लेकर बड़े उम्र तक मोबाइल फोन का ही योगदान है। तो बच्चे क्या करते हैं उस दरमियान, मोबाइल फोन लेकर के अगर ज़्यादा समय तक आप बच्चों को मोबाइल यूज करवा रहे हैं तो मोबाइल के कारण वो साइलेंट रहेगा, सिर्फ देखिएगा, बोलेगा। तो जब वो बोलेगा नहीं, जब वो बात नहीं करेगा, जब वो प्रयास नहीं करेगा, तो ऐसे बच्चों का भाषाई विकास नहीं हो पाता है। वो लैंग्वेज सीखने में उसको बहुत दिक्कत होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बच्चे, अभी भी आप किसी क्लास में चले जाइए 7-8 तक के क्लास में, आप कोई कठिन वर्ड बोलने के लिए कहिए, बहुत सारा बच्चा उसमें फंस जाएगा, बोल ही नहीं पाता, उसका जीभ ही नहीं उलटता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ उसकी पेरेंट की कमी से। हालांकि एक जो डिसेबल्ड पर्सन है उसकी बात छोड़ दीजिए, कुछ बच्चों में इस तरह का रोग होता है जो बोल नहीं पाता बचपन से, कुछ बच्चे तो देर से बोलते हैं, ये सब कुछ कमी के कारण, लेकिन सामान्य बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसे बच्चों में मोबाइल फोन का जो प्रयोग आजकल पढ़े लिखे लोग ज़्यादा कर रहे हैं, बच्चों को शांत रखने का एक हथकंडा अपनाए हुए है कि बच्चा अगर शांत नहीं हो रहा है तो उसके हाथ में मोबाइल दे दिया जाए और उसके बाद माँ आराम से किचन में काम कर सकती है, पिताजी कहीं घूमने जा सकते हैं, बच्चे को पेड़ पर बिठाकर मोबाइल को दे दीजिए। ये बहुत घातक है। तो यहाँ इस विषय पर चर्चा करने की जरूरत क्या है? हम सभी तो पढ़े लिखे लोग हैं, सभी टीचर्स हैं, वेल एजुकेटेड हैं, सभी इस बात को जानते समझते भी हैं। तो विद्यालय में इसकी आवश्यकता क्या पड़ेगी? तो विद्यालय में इसकी आवश्यकता है, तो
क्योंकि विद्यालय में जो बच्चे 3 साल 4 साल में विद्यालय आ रहे हैं वो 5 से 6 घंटा अपने टीचर के साथ जुड़े होते हैं। और आपने देखा होगा कि बच्चों को प्ले मेथड से पढ़ाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि ये वो स्टेज होता है जिस समय बच्चे क्या करते हैं, ज्यादा सुनते, बोलते कम। क्योंकि सबसे पहला स्किल जो डेवलप होता है बच्चों में वो है सुनना। अर्ली स्टेज में बच्चे सुनते, क्योंकि तब वो बोल नहीं पाते। अब देखिए 6 महीने का बच्चा, आप उसको इशारा कीजिए, वो खिलखिलाएगा, आपसे बात करेगा, भले भाषा समझ में नहीं आती हो, बैबलिंग करेगा, कुछ से कुछ बड़बड़ाएगा। तो ये वो स्टेज होता है। तो जब बच्चे स्कूल आ जाते हैं तो ऐसे बच्चों पर जो प्री प्राइमरी टीचर और प्राइमरी टीचर होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। स्कूल में बच्चों के ऊपर पूरा ध्यान देना ये उनका काम है, क्योंकि स्कूल में जो भी टीचर होते हैं वो एजुकेटेड होते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आपके यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं उसके पेरेंट्स भी पढ़े लिखे होंगे और वो इस बात को समझते होंगे, नहीं समझते हैं। ऐसे बच्चों का तो भाषाई विकास हो सकता है। इसलिए भाषा के विकास में हम शिक्षकों का भी एक अहम रोल होता है। हम पेरेंट्स को जब भी मिले तो पेरेंट्स से बात कर सकते हैं इस बारे में कि बच्चों में भाषा का विकास कैसे हो। तो मैंने 4 स्टेज बताया, पहला क्राई, दूसरा क्यूइंग, तीसरा बैबलिंग और चौथा 1 वर्ड स्टेज जो 1 से 1.5 साल का स्टेज। फिर 1.5 से 2 साल की उम्र के बीच बच्चा 2 वर्ड स्टेज में आ जाता है, तब वो 2 शब्द जोड़ने लगता है और ऐसे ही स्टेज को टेलीग्राफी स्टेज कहते हैं। बच्चा अब नया शब्द फॉर्म करना शुरू कर देता है, बनाने लगता है नया वर्ड, 2 शब्द जोड़ना शुरू कर देगा। और तब से 2 साल के बाद अब शुरू हो जाता है उसका 6th स्टेज जो कहलाता है प्री स्कूल ईयर्स। तब से प्री स्कूल स्टार्ट होता है। 2 साल तक बच्चे अब शब्द बनाना सीख जाते हैं और 2 साल के बाद ही 2.5 साल से कहीं कहीं 2 साल से भी प्ले स्कूल में बच्चों का एडमिशन शुरू हो जाता है। ये जो स्टेज होता है 2 साल से 6 साल का स्टेज, ये प्री स्कूल ईयर्स होता है। देखिए अभी आपकी सरकार ने भी क्लास 1 में एडमिशन के लिए क्या एज तय किया है, 6 साल। क्लास 1 6 साल, उसके पहले बच्चे को 3 साल नर्सरी, LKG, UKG 3 साल गुजारना पड़ता है। तो 3 साल में 2 साल के बाद से 2 साल से उसको प्ले स्कूल मिलता है। 1 साल बच्चा प्री नर्सरी में रहता है, 2 से 3 साल में नर्सरी, 4 साल में LKG, 5 साल में UKG, तब 6 साल में जाकर 1 में वो आ जाता है। तो ये 2 से 6 साल का जो एज होता है बच्चों का, ये उसका सबसे तेजी से सीखने वाला स्टेज है, सबसे फास्ट 2 से 6 साल के बीच ही बच्चा सीखता है। और इसी स्टेज में अगर उसको अच्छे टीचर मिल जाए तो वैसे बच्चे बहुत तेजी से आगे निकल जाते हैं। और यही वो एज है जहाँ गार्जियन उलझ जाते हैं। बच्चों के ऊपर ये ध्यान नहीं दे पाते हैं कि बच्चे में क्या विकास कराना जरूरी है, और वो कहते हैं कि अभी उम्र ही क्या हुआ है, अभी तो खेलने खाने का उम्र है। अक्सर 2 से 6 साल तक में बच्चे खेलने में समय बिताने लगते हैं और बच्चे को फ्री छोड़ दिया जाता है पढ़ाई लिखाई से। मेंटल डेवलपमेंट, लोगों की सोच होती है कि इस समय बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट होगा, उसके ऊपर ज़्यादा लोड नहीं देना चाहिए, उसको ज़्यादा पढ़ाने पर ध्यान नहीं देना चाहिए, खेलने दीजिए,
दिमाग मैच्योर हो, पर यही वो स्टेज है जहाँ बच्चे का सीखने का सबसे जो स्पीड होता है फास्ट होता है। मैं भी कहता हूँ कि बच्चे के ऊपर लोड नहीं देना चाहिए ज़्यादा। बहुत सारे ऐसे स्कूल मिलेंगे जहाँ की आपको होमवर्क घर में बनाने के लिए नहीं दिया जाता। बहुत सारे ऐसे स्कूल होते हैं जो भी होमवर्क दिया जाता है, होमवर्क पीरियड घर में ही स्कूल में ही रख कर के 2 पीरियड, और जो होमवर्क मिला वो होमवर्क स्कूल में ही बट बाकी किताब कॉपी स्कूल में ही रख लिया जाता है। सारे बच्चों के छोटे छोटे डेस्क होते हैं, बेंच होता है, उसमें बॉक्स बना होता है, उस बच्चे के नाम से वो बॉक्स डिपूट होता है, उसके सारी किताब कॉपी सब उसी में होते हैं। बच्चे खाली हाथ घर से खाली हाथ घर जाते हैं। ये जो ओवरलोडेड सिलेबस, भारी बैग, जानते हैं कितना खतरनाक होता है बच्चों के लिए। छोटे बच्चों के बैग का वजन कंधे पर बहुत ज़्यादा होने से बच्चे का स्पाइनल कोड जो अभी मजबूत नहीं हुआ, विकसित नहीं हुआ है, उस स्पाइनल कोड पर बहुत प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है और रीढ़ की हड्डी भी टेढ़ी हो सकती है, स्पाइनल कोड कहीं से डैमेज हो सकता है, तो स्पाइनल कोड का प्रॉब्लम शुरू होता है। इसलिए ओवरलोडेड जो होता है वो सिलेबस और बुक्स का लोड ये नहीं होना चाहिए। सिलेबस को एकदम से कम करके रखना चाहिए। बहुत सारे स्कूलों में ऐसा चल रहा है, बुक्स बच्चे का यूकेजी तक वहीं क्लास में रखा हुआ है, बच्चा स्कूल खाली हाथ आया, टिफिन लेकर आया, यहीं बैठ करके होमवर्क मिला, 4 पीरियड पढ़ाया, 2 पीरियड हॉलीडे, 2 पीरियड होमवर्क का पीरियड रख करके टीचर उसको यहीं बनवा दे। ऐसा क्यों? ताकि बच्चे के कंधे का बोझ कम हो। इस पर चर्चा होती है। सीबीएसई में जो प्लानिंग है सीबीएसई का, उसमें ये चर्चा होती है लोड कम करने की। आप देखते हैं कि सिलेबस कम करने के ही उद्देश्य से एसएसटी और साइंस को एक कर दिया गया, उसको ईवीएस बना दिया गया। क्लास 5 तक एसएसटी और साइंस को एक साथ मिला के ईवीएस बनाया। पर्पस तो ही लोड कम कर। दूसरी बात, आप एक चीज और गौर करते होंगे कि प्राइमरी टीचर्स में ज्यादातर महिलाओं को क्यों रखा? प्राथमिकता महिलाओं को दिया। इसके पीछे रीजन, क्योंकि बच्चे का जो विकास होता है, जब बच्चा छोटा होता है तो बड़ा कोमल होता है भावना में, हल्का सा भी काटिएगा रोने लगेगा, सेंटिमेंटल होता है बहुत ज़्यादा। माँ के पास से विद्यालय आता है और माँ ही सबसे ज़्यादा बच्चों को प्यार दिया करती है घर में, और ज़्यादातर समय बच्चा माँ के पास रहता है, तो उसको स्कूल में भी माँ जैसी ही कोई अभिभावक या शिक्षक चाहिए जिसके साथ उसका इमोशनल अटैचमेंट हो जाए। और प्राइमरी क्लासेस में महिलाओं को इसलिए रखा जाता है क्योंकि महिलाएं सॉफ्ट हार्टेड होती है, बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा घुलती मिलती है, और बच्चे भी उनके साथ बहुत तेज़ी से घुल मिल जाते हैं। उस स्थिति में बच्चे कभी भी स्कूल आते समय घर में ये नहीं बोलते कि आज स्कूल नहीं जाऊँगा। सारे जेंट्स टीचर अगर आ जाएं 1 से लेकर 5 तक में, आप नोटिस कीजिएगा कि घर से बच्चे स्कूल आना पसंद नहीं करने लगते हैं। वो चाहते हैं, आप वो बहाना बनाते तरह तरह का, आज स्कूल नहीं जाएंगे, आज पेट में दर्द है, कुछ से कुछ बहाना बनाएंगे। लेकिन जिस स्कूल में अच्छी महिला शिक्षक है, चाइल्ड साइकोलॉजी को समझने वाली है, आप देखिएगा बच्चे रोज आते हैं स्कूल और मैम से आकर मिलते हैं। मैम जो बोलेगी वही सही है। घर में माँ लाख प्रयास कर लेगी बेटा ये गलत है, नहीं, मैम बोली है ऐसा ही होता है, मैम ही उसके लिए सब कुछ। इसलिए बहुत ही जरूरी है
इमोशनल अटैचमेंट, और ये महिलाओं से बेहतर दूसरा कोई नहीं कर सकता। आफ्टर प्राइमरी, जब सेकेंडरी सेशन में चले जाते हैं बच्चे, तब तो धीरे धीरे उसके अंदर इन्वायरमेंट की कठोरता को सहने की शक्ति बढ़ जाती है। तब वो 2-4 छड़ी पिटाई भी सह लेते हैं, पिताजी का डांट भी सह लेते हैं। तो ये वो स्टेज होता है। तो यहाँ पर डिस्कशन का उद्देश्य यही कि जो हमारे शिक्षक हैं, खास करके प्राइमरी टीचर्स, वो बच्चों को साइकोलॉजिकली डील करें और उनके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट रखें, जिसके कारण बच्चा उनके साथ घुल मिल जाए और अच्छी शिक्षा प्राप्त करे। तो ये जो है प्री स्कूल ईयर्स, ये 6 स्टेज, ठीक है, ये 6 स्टेजेस होते हैं बच्चों। तो इस तरह से हम विद्यालय में अगर बच्चों के साथ अटैचमेंट करें तो बच्चे की भाषा का विकास बहुत अच्छे से होना शुरू हो जाता है। अब हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि भाषा विकास का जो संबंध है वो संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है, और संज्ञान का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करना। जितनी ज्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं, इसके कई तरीके भी होते हैं। तो भाषा विकास जो है वो भाषा होता क्या है? भाषा संप्रेषण का एक साधन है, कम्युनिकेशन। भाषा के जरिए हम किसी के साथ कम्युनिकेट हो सकते हैं। अब यहाँ पर कोई दूसरे भाषा के लोग आ जाए और हमको वो भाषा नहीं आती है, तो हम किसी दूसरे भाषा वाले के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते बोल कर। फिर वहाँ पर हम इशारे से कम्युनिकेट कर पाते, लिख कर पाते, बोल कर नहीं कर पाते। तो ये जो कम्युनिकेशन का साधन है भाषा, इसके 4 टाइप होते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं LSRW। LSRW, ये 4 टाइप्स कम्युनिकेशन के। तो LSRW ये 4 टाइप्स होता क्या है? L मतलब लिसनिंग, सुनना। दूसरा S मतलब स्पीकिंग, R मतलब रीडिंग, और W मतलब राइटिंग। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये 4 टाइप्स होते हैं कम्युनिकेशन के, जिसमें से 2 लिसनिंग और रीडिंग ये ग्रहणात्मक, ग्रहण करने वाला, भाषा को दिमाग में संज्ञानात्मक से जोड़ने वाला, ये टाइप है। और अगला जो 2 है, जिसमें स्पीकिंग और राइटिंग, ये प्रोडक्टिव होता है। आदमी, कोई भी बच्चा सबसे पहले सुनता, इसीलिए तो आप देखिएगा कि छोटा बच्चा सिर्फ सुन पाता है, अर्ली स्टेज में वो बोल नहीं पाता है, पहले सुनता। सुनने से बहुत कुछ सीखता है। यही कारण है कि प्रोफेसर स्मिथ ने कहा था इस बारे में। प्रोफेसर स्मिथ ने कहा कि बच्चे का जो पहला स्टेज होता है वो लिसनिंग का, तो जब बच्चा जब तक सुनता, तो सुनने के क्रम में बच्चे को सिर्फ सुनने के लिए छोड़ नहीं देना चाहिए। आप
बोलिए तब ना वो सुनेगा। वो समझे ना समझे आप कुछ कुछ बोले। गांवों में या और कहीं देखते होंगे कि बच्चों के साथ मम्मी या उसकी दादी कुछ कुछ बोलते रहते हैं खिलाने के उद्देश्य से। भले वो ये ना समझ रहे हो कि इसका बेनिफिट क्या है, लेकिन इसको खिलाना, गोदी में लेकर कुछ लाना, कुछ कुछ बोलना, बोलते रहना। इस बोलने से क्या होता है, उसमें लिसनिंग कैपेसिटी बढ़ती है। तो जो बच्चा जितना सुनेगा उसके अंदर उतनी ही संज्ञानात्मक विकास होगी सुनने। तो ये जो इस स्टेज को कहते हैं इनफेंसी स्टेज, इनफेंट होता है बच्चा जन्म के बाद जो स्टेज है इनफेंट। तो वो पहले सुनता है, पहले स्टेज में सुनकर ज्ञान को अपने दिमाग में भरते रहता है। उसी क्रम में उसका मोटर डेवलपमेंट शुरू होता है, यानी ब्रेन इधर से तो ले रहा है, कान के जरिए, आंख के जरिए, ऑप्टिक नर्व, फोनेटिक नर्व, इसके जरिए सुनकर, देखकर रिसीव कर रहा है। रिसेप्टर लगा हुआ है, न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन लगा हुआ है, वो मैसेज को रिसीव करके ब्रेन को दे रहा है। और ब्रेन का जो लेफ्ट साइड पार्ट है, जो सेरेब्रम का लेफ्ट हेमिस्फीयर है, वो जो कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए होता है, वो उसको स्टोर करना शुरू कर देता है फर्स्ट स्टेज में। उसी क्रम में उसकी उम्र भी बढ़ती जाती है और साथ ही साथ उसका मोटर न्यूरॉन डेवलप करना शुरू करता है, क्योंकि जब तक मोटर नर्व का विकास नहीं होगा, ब्रेन जो ऑर्गन को मैसेज भेजेगा वो मोटर के जरिए भेजता है। करना क्या है बच्चे को पता नहीं होता क्या करना। छोटा बच्चा है, वहाँ इस तरह हाथ करेगी गोदी लेने के लिए, तो वो छोटा बच्चा हाथ नहीं बढ़ाएगा, उसको पता नहीं है कि वो क्या संकेत मिल रहा है, क्योंकि ये तो काम है मोटर नर्व। वो देख रहा है, ज्ञान ले रहा है, उसको पता चल रहा है कि हाथ इस तरह से किया गया, लेकिन किस वजह से किया गया, एक्शन क्या लेना है, उसका संज्ञान उसको अभी तक नहीं आया। और ये कब संज्ञान आएगा, जब मोटर न्यूरॉन डेवलप होगा, तब ब्रेन मैसेज भेजता है अंग को, जिसको हम फैक्टर बोलते हैं। और ये अंग ब्रेन के कंट्रोल में होता है। तो जब बच्चा लिसनिंग स्टेज से आगे बढ़ता है, तब वो आता है स्पीकिंग स्टेज में। तो स्पीकिंग तब वो थोड़ा थोड़ा बोलने लगता है, और उसी दरमियान मोटर डेवलपमेंट भी शुरू हो जाता है। और बच्चा तब हाथ बढ़ाने के बाद झपट कर जाना चाहता है, कुछ बोलने पर हंसता, खिलखिलाता है, साउंड समझ में नहीं आता है। अब कुछ इशारा कीजिए तो जोर से खिलखिलाता है, वो समझ लीजिए कि उसका मोटर न्यूरॉन डेवलप हो गया। उससे खूब बात कीजिए, मोबाइल के जरिए में लैपटॉप और टीवी और मोबाइल के सामने बैठा दीजिएगा, और वो टीवी जो बोल रहा है उसको सुनेगा, उसका बेनिफिट ज़्यादा नहीं मिलने वाला, थोड़ा बहुत मिल सकता है, लेकिन उतना नहीं मिलेगा उसको। आप बोलिए, इंटरेक्ट होइए उससे, तब जितना बोलेंगे उसका मोटर उतना डेवलप होगा, तो उतना जल्दी एक्शन में आएगा। एक चीज आपने गौर किया होगा, अभी का समय छोटे परिवार का है, एकल परिवार का है। तो देखिएगा, जिनके घर में, जो शहर में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, एक बच्चा उनके पास है, बच्चे को बाहर निकलकर खेलने का कोई प्लेस नहीं है, वो बच्चे देर से बोलना शुरू करते हैं। और अगर बच्चे को उसके ग्रुप में डाल दीजिए, छोटे बच्चे को उसको खेलने दीजिए अपने ग्रुप में, 2-4 बच्चे को बीच में भेजिए, या 4 बच्चा पड़ोस से बुलाकर उसके बीच में उसको छोड़िए, उसके साथ वो इंटरेक्ट होकर कुछ से कुछ बोलेगा।
और इसका जबरदस्त फायदा होता है बच्चे को। उसकी स्पीकिंग स्किल डेवलप होती है। कहते हुए आप सुने होंगे कि नानी घर में 6 महीने तक अगर बच्चे को रख दिया गया और नानी घर में 5-6 बच्चा पहले से रह रहा है तो उसके बीच में जाकर के वो खूब बोलना शुरू कर देता है तेजी से, उसका स्पीकिंग स्किल डेवलप करता है। क्योंकि सभी लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते। 5-6 बच्चा उसी के उम्र का हम उम्र बच्चा मिल गया, उसी के साथ मगन है, खेल रहा है। अब देखिए बच्चे तरह तरह का खेल खेलते हैं घर में। गुड्डे गुड़िया का खेल हुआ, उसमें डूब जाते हैं। ये मेरा घर है, ये तुम्हारा घर है, यहाँ से बस से सब्जी लेने गए, वहाँ से लेकर आए। एक इमेजिनेशन करना शुरू करते हैं कि वो देखते हैं कि घर में क्या क्या हो रहा है। पापा बाजार जा रहे हैं, बाइक से सब्जी ला रहे हैं, माँ किचन में खाना बना रही है। तो आप देखिएगा छोटे बच्चे 3 साल 4 साल का बच्चा स्कूल भी जा रहा है, तब भी वहाँ से आने के बाद अपने ग्रुप में 5-6 का ग्रुप है, सबको बुला के घर बनाएगा। उसमें से कोई पापा बन जाता है, वो सामान खरीद कर लाता है, खाना बनाता है, तरह तरह का वो आइटम भी तैयार करते हैं पत्ते से। हम लोग भी खेलते हैं। ये इमेजिनेशन है। बच्चा जो है वो उसका मोटर न्यूरॉन समझ लीजिए उसका स्किल डेवलप हो रहा है। ऐसा मौका दिया जाए बच्चों को। हम क्या करते हैं, 4 बच्चे आए, थोड़ा सा मिट्टी और धूल के साथ खेले, 2 थप्पड़ दे करके बच्चे को लेकर चले आते हैं, पूरा कपड़ा खराब कर दिया, चलो हटो, मिट्टी से नहीं खेलना है, कीचड़ से नहीं खेलना है, पानी में भीग जाओगे। बार बार डायरेक्शन देना शुरू करते हैं, बच्चे को डांटते रहते हैं। बच्चा क्या होता है, कैरम बोर्ड उसको पकड़ा देते हैं, लूडो पकड़ा देते हैं। क्या होगा, 2 बच्चे कर रहे हैं और कुछ नहीं तो मोबाइल फोन, टीवी, मोबाइल में वीडियो गेम ये हाथ में पकड़ा देते हैं। उसका स्किल डेवलप नहीं होगा। उसको खेलने दीजिए, बच्चों के साथ खेलने दीजिए, इमेजिन करने दीजिए। अब देखिए कभी वो क्या क्या गेम खेलते हैं, इमेजिन करते हो घर कैसे चलता है वो देख रहा है ना, वो चीज वो जस्ट वहां उतार दे। मम्मी थाली में परोस के लाती है, पानी का गिलास लाती है, तो वो कभी कभी आपको इन्वॉल्व करना चाहिए। वो जो खाना बनाया बड़े शौक से आपके पास आएगा, मम्मी आज हमने ये बनाया, पापा हमने ये बनाया, थोड़ा सा चेक करके देखो, तो वहाँ उसको अवॉइड मत कीजिए। आप उसके साथ मिल जाइए, लाओ यस बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है, मज़ा आ गया, कल ये बनाना। अब देखिए उसमें क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है इतनी कि अब वो कल उस चीज़ को बनाने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होने लगता है कि कल हमको पापा ने ये बोला बनाने के लिए। वो बनाता, चूल्हा होता, किचन सेट में मिलता है। लड़कियों की टेंडेंसी मेला घूमने जाएगी, क्या लोगे बाबू, किचन सेट। ये प्रवृत्ति होती है। लड़के को ले जाइए, क्या लोगे, बंदूक, और क्या लोगे, गाड़ी। लड़की क्या लेगी, गुड़िया। ये उसका नेचर है, सॉफ्टनेस का। और आप अगर किचन से देख लीजिए, देखिए वो 2-4 बच्चे को बुला कर ले खेलने में मगन है, वो स्किल डेवलप। लड़कों को लड़कियों को ग्रुप में भेजिए, घर से भगाइए बाहर। आप ये मत समझिए कि आपके बच्चे शांति से टीवी देख रहे हैं, कोई तोड़ फोड़ नहीं कर रहे हैं, तो आपके बच्चे बहुत सज्जन शरीफ हैं और बहुत अच्छा स्किल डेवलप हो रहा है। और पढ़ने में भी किताब लेकर आप जबरदस्ती, मैंने तो यहाँ तक देखा है कि 3 साल के बच्चे को डंडा लेकर माँ बैठ जाती है पढ़ाने के लिए, अभी याद करो, करना होगा। बच्चा रो रहा है, नहीं हो रहा है मम्मा, करो, एक छड़ी मार दे। वहाँ आप क्या करें, आप सेंटिमेंट पर सीधे अटैक नहीं कीजिए, आप उसको कोई दूसरा तरीका अपनाइए सिखाने। अब तरीका खोजिए कि इसको सबसे बेहतर तरीका क्या है। विद्यालय में भी ये चीज होता है ना। आज CBSE में पीटना या
किसी तरह का मेंटल हरास, इस पर प्रतिबंध क्यों लगाया हुआ? हम लोग सोचते हैं कभी कभी ये गलत हुआ है, बच्चों को पीटने से मना कर दिया गया है, तब तो बच्चा बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि पुराना पद्धति क्या था हमारा कि गार्जियन खुद जाते थे स्कूल और बोलते थे इसको जितना मार सकते हैं मारिए। एक ही कंसेप्ट था कि भय बिना होए न प्रीति, डर के बिना प्रेम नहीं हो सकता और बच्चा डर के बिना नहीं पढ़ सकता। डर जरूरी है, बच्चों में डर जरूरी है, क्योंकि डर नहीं रहने के कारण वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। डर जरूरी है, लेकिन हम उस डर को इस तरह से पैदा करें जो हमारे आंखों का डर होना चाहिए। आप एक बच्चे को शुरू से पीटना शुरू कीजिए, 3 साल की उम्र से 6 साल आते आते उसके ऊपर पिटाई का कोई असर नहीं होगा, असर ही खत्म। घर आया, कहाँ गया था, वो जान रहा है कि हम लेट से जा रहे हैं, पिटाई होगी, मेंटली प्रिपेयर, कोई बात नहीं। दोस्त कह रहा है उसको कि तुम लेट से जा रहे हो, आज लगेगा, अरे तो रोज लगेगा, प्रिपेयर हो। और उसको बॉडी भी उसका उसी तरह धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाता है। घर गया, कहाँ गया था, इतना लेट से क्यों आया, कान पकड़ के घुमा दिया, तो थप्पड़ मार दिया, वो भी नॉर्मल प्रक्रिया के तरह उसको सह लिया, फिर चला गया। ऐसा बच्चा धीरे धीरे इतना ढीठ हो जाता है कि उससे पहले ही अपने पिता को माता को इग्नोर करना शुरू कर देता है। और 13-14 साल के उम्र के बाद अगर आप उस पर हाथ उठा देते हैं, वो आपका हाथ पकड़ लेगा, एग्रेसिव हो जाएगा। फिर आपको लगेगा कि अब जो है मेरा बेटा हाथ से बाहर चला गया, अब अगर हम इसको पीटते हैं तो ये भी मुझे पीट देगा। पर ऐसा कैसे हो गया? ये प्रक्रिया शुरू हुई शुरू से, पीटने की प्रक्रिया। घर में भी पिटाई, स्कूल में भी पिटाई, जाए तो जाए कहाँ? तो इसीलिए ये कहा जाता है कि बच्चों को पीटने की जगह पर पहले ये पता लगाइए कि उसके पीछे रीजन है, कारण पता लगा। बच्चा पढ़ने में कमजोर है या याद करके नहीं आया, आपने होमवर्क दिया और बच्चा याद करके नहीं आया, ठीक है, आप पीट दिए उसको, क्लास से बाहर निकाल के खड़ा कर दिया, सॉल्यूशन हो गया? हुआ मैम? सॉल्यूशन नहीं हुआ। सॉल्यूशन कब होगा? हम उसको ये पूछें कि तुमने याद क्यों नहीं किया, रीजन क्या है? हो सकता है वो रात में घर में किसी कारणवश नहीं पढ़ पाया हो, कारण का पता लगाना चाहिए। अब कोई बच्चा लगातार ही ऐसा करता जा रहा हो तब सोचना पड़ेगा पनिशमेंट के लिए। लेकिन कभी कभार जो है अच्छे अच्छे बढ़िया स्टूडेंट भी इस तरह का काम नहीं। तो सबसे पहले देखिए आप कि बच्चों को खेलने का मौका दीजिए। अब देखिए स्कूल में भी, यहाँ तो स्कूल के ऊपर चर्चा हो रही है, तो टीचर किस तरह इन्वॉल्व होते हैं। आपने देखा होगा कि प्राइमरी लेवल तक, प्री प्राइमरी लेवल, बच्चे को प्ले मेथड से पढ़ाने के लिए सिखाया जाता है, एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाने के लिए बताया जाता है। अगर आप एक बच्चे को 5 वर्ग सिखाना चाहते हैं, गो मीन्स जाना, आपने कॉपी में लिख दिया, गो मीन्स जाना, कम मीन्स आना, जंप मीन्स उछलना, 5 शब्द आपने दे दिया, क्लास बन के बच्चे को होमवर्क दिया, याद करके आओ, तो बच्चा क्या करता है? रटता है उसको, वो मीन्स जाना, कम मीन्स आना। अगले दिन आपके पास आता है और आप पूछते हैं, 4 बच्चा बता देता है, 10 बच्चा नहीं बता पाता, क्योंकि लर्निंग कैपेसिटी अभी उतनी ठोस भी नहीं है। अब देखिए आप इसी 5 वर्ग को 5 मिनट में आप प्ले मेथड से कैसे याद करा सकते हैं, और ये प्रैक्टिकली किया हुआ।
दिया है बच्चों के साथ प्रैक्टिकल। आपको वर्ब सिखाना, सिंपली आप बच्चे को बुलाइए, खड़ा कर दीजिए, उसको समझाइए कि गो का मतलब होता है यहाँ से वहां जाओ, उसको भेजिए, आप डायरेक्शन दीजिए गो, बच्चा यहाँ से वहां चला गया। कम समझा दीजिए, कम का मतलब तुम मेरे पास आओ, जब बोलेंगे तो तुम उछलने लगना, सिट बोलेंगे तो तुम बैठ जाना। अगर आप उसके एक्टिविटी के जरिए आप सिखाइएगा, 5 मिनट में देखिएगा, आप बोलेगा कम, बोल के आएगा, गो चला जाएगा, जब उछलने लगेगा। तो ये बताया जाता है, ये लर्निंग कैपेसिटी डेवलप कराने का ये तरीका होता है। तो प्राइमरी में जो टीचिंग एड्स दी जाती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, आप देखेंगे कि कई स्कूलों में स्क्रीन, आजकल तो हर जगह हर क्लास में स्मार्ट क्लास स्क्रीन लगा दिया गया है, लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा जरूरत प्राइमरी है। आप 6 to 10 या 12 डेली आप स्मार्ट क्लास नहीं भी चलाइए, कोई बात नहीं है, क्योंकि तब जो है बच्चे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, एक्सप्लेनेशन मेथड अच्छी तरह से समझते हैं। आप कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके दिमाग की कैपेसिटी इतनी हो गई है, वो आपकी बात को अच्छे से समझ के ग्रास्प कर रहा है। लेकिन वहाँ उस स्टेज में वहाँ जाकर के बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं। इसीलिए आपको राइम्स अगर आप याद कराना चाहते हैं बच्चों को, ममता में बच्चों को राइम्स अगर आपको याद कराना है तो आप उसको क्लास में रटवाएंगे या उसको वीडियो दिखा देंगे, क्या करेंगे? ज़्यादा बेहतर क्या होगा, वीडियो दिखा करके सिखाना या उसको बोल करके बताना? वीडियो में बच्चा बोलते हुए देखता है, उसके साथ प्रैक्टिस करता है। कभी कभी आपको भी डांस करके सिखाना पड़ता है। राइम्स, जनरली राइम्स जो होता है, तो राइम्स की पढ़ाई में आप सीधे उसको बोलते जाइए, वो नहीं सीखेगा। लेकिन आप जो भी टीचर वहाँ पढ़ाते हैं क्या करते हैं, ट्विंकल या हाथ ऊपर करते हैं, ट्विंकल ट्विंकल स्टार्ट। तो ट्विंकल का मतलब बच्चा समझ रहा है कि आकाश में जो तारे टिमटिमाते हैं। तो अब घर में बच्चा जाकर इसी को दोहराता है, घर में जाकर बोलता है मम्मी आज मैंने राइम्स सीखा, गाके सुना, पूरा डांस कर करके। ये जो मेथड होता है ये स्किल डेवलप करने का है। जो भी अपने बच्चों के साथ घर में भी इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, उसके बच्चे का स्किल देखिए। मैंने कुछ बच्चों को देखा है क्लास 8 तक, 8 क्यों कहें 9, 10 तक, मैं ये नहीं कहूँगा कि किस विद्यालय के बच्चे ऐसे होते हैं। 9 और 10 तक के बच्चे को मैंने देखा है तो एक लाइन लिख नहीं पाएगा, प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाता, एक शब्द बोलेंगे तो दोहरा नहीं पाता। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि शुरू से उसने ऐसे विद्यालय में पढ़ा जहाँ पर इसकी प्रैक्टिस उसके साथ बचपन से हुई ही नहीं। बचपन में जब हम लोग ट्यूशन पढ़ने जाते थे तो टीचर बोलते थे बोल बोल के पढ़ो, पहाड़ा बोल के लिखना नहीं है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बोलो, और रोज बोलना पड़ता था। और इस क्रिया के कारण से 20 तक का टेबल सबको याद होता था। आज का सिस्टम, किसी बच्चे से आप 19 का पहाड़ा पूछ लीजिए, आप जोड़ने दे दीजिए, वो मोबाइल फोन, कैलकुलेटर इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। लेकिन जिसको पहाड़ा याद है वो मन ही मन में फटाफट कैलकुलेट करता है। तो ये स्किल डेवलप उस अर्ली चाइल्डहुड से भी शुरू हुआ है। और गार्जियन ज़्यादातर तो प्रोसेस होते ही नहीं है, खासकर रूरल एरिया में, गांवों में सभी लोग इंगेज हैं अलग अलग कामों में। पिताजी सुबह उठकर ड्यूटी गए, माँ घर के काम में लगी हुई है,
खाना बनाना है, कपड़ा साफ करना है, बच्चे के को समय नहीं दे पा रहे हैं, अगर परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो बच्चे किसी ऐसे विद्यालय में जा रहे हैं जहाँ सुविधा नहीं है। अब उस विद्यालय में बच्चे बैठे हुए हैं, सिर्फ उसका वहाँ पर लिसनिंग। संयुक्त परिवार के फायदे भी है, नुकसान भी है, और एकल परिवार का भी फायदा है और उसका नुकसान भी है। एकल परिवार में वैसे पेरेंट्स जो बच्चों के ऊपर ध्यान देते हैं, जो बच्चों को खुद से पढ़ाते हैं, उसके साथ बात करते हैं, उसके साथ खेलते भी हैं। खेलना भी चाहिए बच्चों के साथ। ऐसा नहीं कि छोटा बच्चा खेल रहा है तो अब आपको खेलने के लिए इनवाइट कर रहा है, आप इनवाइट कर दीजिए, जाओ हम बहुत थके हुए हैं, नहीं खेल पाएंगे, नहीं, उसके साथ खेलिए। उसकी दिमाग की जो क्षमता है उससे विकसित। तो सबसे पहले बच्चे ने क्या किया? लिसनिंग। लिसनिंग के दरमियान उसने सुना, स्टोर किया, ये एक स्टेज है तब तक। उसके बाद से उसका स्पीकिंग स्किल डेवलप होता है, तब वो बोलने लगता है। और बोलने के बाद आप देखिएगा 2 साल के बाद से बच्चे में पढ़ने की पहल पर मिलती है आपको। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अक्षर बोल शुरू करवाते हैं, लिखवाते नहीं है। अ से अमरूद, आ से आम बोल बोल कर उसको प्रैक्टिस कराते हैं। इस दरमियान आप ये भी कर सकते हैं विद्यालय में कि बोल बोल कर रटाने से अच्छा है कि आप उसको वो सामान दीजिए। आप देखिएगा टीचिंग एड्स में बहुत सारा सामान रहता है, एप्पल रखा हुआ है, मैंगो रहता है। बच्चे को बोला जाता है बेटा मैंगो उठा कर लाना, बच्चा मैंगो उठा कर लाता है। ABCD का पूरा एबेकस बना होता है, बच्चे को बोला जाता है कि बी उठा कर लाओ, बी उठा कर लाओ। फिर बोला जाता है बुक का स्पेलिंग उसमें चुन चुन के निकालो, उसको सजाओ। तो बच्चा प्ले मेथड में BOO के चुन के ला के लगा देता है। तो ये तरीका होता है, तब उसमें रीडिंग स्किल डेवलप हो जाती है। जब तब देखिएगा वो राइटिंग शुरू कर, और तब वो जाकर कुछ भी लिख सकता है, जो सुना, जिसको बोला, जिसको पढ़ा। तब चौथे स्टेज में बहुत कॉम्प्लेक्स स्टेज होता है, ये तब जाकर चौथे स्टेज में कुछ लिखना सीखता। ABCD, फिर उसके बाद मात्रा को लगाना, फिर मात्रा लगाने के बाद सेंटेंस बनाना, वाक्य बनाना। तो इस तरह से ग्रेजुअल डेवलपमेंट बच्चों में होती है अर्ली स्टेज में, और ये हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे जब हमारे पास आ रहे हैं तो वो किस तरह से सीख रहे हैं। हमारा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए उसके साथ, हम उसके साथ इन्वॉल्व हो करके और इस मेथड का इस्तेमाल करके। और जब भी आपको पेरेंट्स मिले, तो जरूरी नहीं है कि सारे पेरेंट्स पढ़े लिखे ही होंगे और सारे पेरेंट्स इन बातों पर ध्यान देते ही होंगे। तो जब भी टीचर पेरेंट मीटिंग में पेरेंट आए तो कोशिश कीजिए कि उनको कुछ टिप्स बताएं। तो मैं ज़्यादा समय अब लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं 5 मिनट जरूर लेना चाहूँगा, और जिसमें आपको मैं कुछ टिप्स बताना चाहूँगा जो कि विशेष रूप से पेरेंट्स के लिए। वैसे तो हम सभी पेरेंट्स हैं, हमारे लिए भी उपयोगी है। और अगर पेरेंट्स मिल जाए तो हम उनको कन्विंस भी करें ये टिप्स दे करके। तो पहला नंबर है भाषा विकास के लिए। सबसे पहला टिप्स पेरेंट्स के लिए क्या है? रिड्यूस स्क्रीन टाइम। बच्चे जो घर में मोबाइल फोन, स्मार्टफोन यूज करते हैं, उसका समय रिड्यूस कीजिए, घटाइए। और बदले में क्या कीजिए? गाना सुनाइए, कहानी सुनाइए, राइम्स सुनाइए। डायरेक्ट कन्वर्सेशन करना है, उसके माध्यम से नहीं। तो पहला टिप्स। दूसरा टिप्स, 0 से 3 साल तक में जो है ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है।
तो उस समय उसको लाइव एक्टिविटी कराइए, लाइव एक्टिविटी। और उसके बाद उसको ग्रुप में भेजिए, तीसरा स्टेज बच्चों के साथ मिला करके उसको बातचीत करने के लिए फ्री छोड़िए। फिर उसके बाद जो है, अब बच्चों को अलाउ कीजिए आप अपने ग्रुप में खेलने के लिए दूसरे बच्चों के साथ, तो वहां मत रोकिए, आप घर जरूर भेजिए, खेलने कीजिए। और इसके बाद जब बच्चे अच्छे तरीके से खेलने में निपुण हो गए, अब आप उसको सबसे पहले पिक्चर बुक्स दीजिए, उसको रियल ऑब्जेक्ट दीजिए। मैं इनको किचन में ही भेजिए, कुछ सामान मंगवाइए, उससे एक्टिविटी में इंगेज कीजिए, किचन के एक्टिविटी में। बेटा हो या बेटी कुछ भी हो, प्याज लेकर आओ, आलू लेकर आओ, ये सामान लेकर आओ, ग्लास लेकर आओ। वो लाने जाएगा ना, इस बहाने वो पहचानने लगेगा ये ग्लास है, ये आलू है। तो इस तरह से हम लोग अपने बच्चों में अगर इस तरह का टिप्स इस्तेमाल करते हैं तो इसका भाषाई विकास होगा, बच्चों में लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा, और वही बच्चा आगे चलकर अपने कैरियर को आगे बढ़ाते हुए अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचेगा। इन शब्दों के साथ मैं अब आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे रिस्पेक्टेड पॉल सर को, आए और इस पर कुछ अपना विचार प्रकट करें। पॉल सर। Good afternoon, everybody. So today our offline session topic is language development and early childhood. This topic is very important for the development of the language skill of the babies or any child. When any baby born, at first the baby or child start hearing the sound. First stage, they start hearing the sound. After hearing the sound, then baby and child start recognize this is what type of sound. So in our body, in our human body, when we are at the mother's home, during that time, from that time, two main organ is developed. Now, first organ, that is brain, and second organ slowly which is developed, that is human ear. This human ear is highly sensitive towards the sound. So the first stage of language development, sensation of sound. That sensation of sound first recognized by any baby at the mother's home, when he was at the mother's home. Then after the birth, then baby when at the infant stage, during that time, baby also recognized at the early stage, baby recognize the sound. Now, how baby recognize the sound at the early stage? We know that we have a 2 ear. The outer part of the human ear. Now I am saying something little bit biology, how sound is detected by human ear and how we are capable to recognize any sound. Then we are convert that sound into language. First of all, what is the main region of sound? Sound basically produced by vibrating body. Any vibrating body produces the sound. Whenever there will be the vibration, like us, when we are talking, you can feel at our neck
When at our thought you can see there was a Adam's apple shaped one organism present, that is called larynx or voice box. When you are talking, when any baby crying, that time this larynx means which is called voice box. Inside this larynx, vocal cord is present, two vocal cord. So that time when baby is crying, that time sound basically pass through the vocal cord with narrow space present in between the vocal cord. Then vocal cord start vibrating, then our larynx produce sound. That is the mechanism for production of sound in our human body. Through this way, human body produce the sound. Through this way, baby also produce the sound when baby is crying. When any baby is crying, his vocal cord start vibrating. That vocal cord present inside the larynx or voice box, and that produce the sound. That is the mechanism of production of sound. But there is a question: how this sound is recognized? When any baby observes any vibrating thing inside him, anything, whatever things present in his surrounding area, when babies look all these things, from that things vibration is come, and that vibration catch by baby's outer part of ear, and this outer part of ear is called ear pinna. This part is called ear pinna, which is made up of cartilage. Cartilage is the soft one, and that vibration then passes into the middle ear of the baby. Then that vibration reach to the eardrum, जिसको हम लोग कान का पर्दा बोलते हैं, and then eardrum start vibrating. And when the eardrum start vibrating, that time that vibration sent into the innermost ear of the baby. Baby का innermost ear में 3 teeny bones रहते हैं. Not only baby, हर एक human beings का ears में 3 teeny bones. All human beings ear contain 3 teeny bones. That is called hammer, anvil, and stira. That vibration, which vibration create into the eardrum of the small baby or infant baby, that vibration magnified or amplified with the help of this 3 teeny bones, hammer, anvil, and stira. ये hammer and anvil, stira, ये जो तीनों bones है, तीनों bones क्या करता है? आपका amplifier का काम करता है, vibration को amplify करता है, क्योंकि बेबी का सामने में बहुत अधिक जो ऑब्जेक्ट रखा जाए, वो जोर से कोई भी ऊंचाई से कोई भी ऑब्जेक्ट को आप फेंक दीजिएगा बेबी का सामने में, देखिएगा बेबी का अंदर एक सेंसेशन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि वो जो फॉलिंग ऑब्जेक्ट का वाइब्रेशन होता है डायरेक्टली पासेस थ्रू द ईयर ऑफ द बेबी एंड रीच ऑन द ईयरडम, then eardrum vibrating, and that hammer and will pass this vibration into the inner ear, that is cochlea, and that cochlea change the sound wave into vibration, into impulse, and that electrical impulse sent into our brain. That impulse sent into the brain of the infant baby or little baby. Because our ear and our brain are connected with the auditory nerve, then brain recognize this is what type of sound. This is the sound of a pen, or this is the sound of a flower. Then baby recognize. Then in the simultaneously baby also like to express his feeling, this is what type of sound he hear, and then he trying to say any word, and slowly he develop and his language skill, and that language skill develop mostly in the school by storytelling. With the help of storytelling process, we can develop the language skill of the baby, and through this through this method we can develop the language at the early childhood stage. And that's all my topics, and thank you.